नेपाल में बाढ़ से तबाही, पश्चिम बंगाल के 32, तमिलनाडु के 37 पर्यटक लापता, मरने वालों का आंकड़ा 160 पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से ली बाढ़ की जानकारी, भारत से नेपाल भेजी गई 10 टन राहत सामग्री। नेपाल में बाढ़ के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने की बैठक, अलर्ट पर बिहार के 6 जिले, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। आज देश भर में खेलो इंडिया कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा। ये शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेपाल में बाढ़ से तबाही का मंजर, ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त के आपको बता दें कि बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 160 के करीब पहुंच चुका है। नेपाल में बाढ़ से तबाही का मंजर और पश्चिम बंगाल के 32 पर्यटक लापता, तमिलनाडु के भी 37 पर्यटक लापता हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल से आ रही है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 160 के करीब पहुंचा है। आपको बता दें वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए गए। नेपाल में घूमने आए पश्चिम बंगाल के 32 और तमिलनाडु के 37 पर्यटकों के लापता होने की खबर सामने आई। राहत और बचाव टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। तमिलनाडु के 37 और पश्चिम बंगाल के भी लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। नेपाल में बाढ़ का तबाही का मंजर ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। आकलन लगाया जा सकता है कि बाढ़ के मलबे का प्रवाह कितनी तेज है कि आसपास की चपेट के सभी घरों को चपेट में रौंदते हुए प्रवाह आगे निकल गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा करीब 160 के करीब पहुंचा है और पश्चिम बंगाल के 32 पर्यटक लापता बताए गए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दी कि भारतीय दूतावास ने जारी किया है ये नंबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी कि हेल्पलाइन नंबर 977985131680 तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 977970910750। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया भारतीय दूतावास ने। ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया भारतीय दूतावास ने नेपाल के लिए। तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखा रहे हैं। ये भारतीय दूतावास ने नेपाल की राहत के लिए ये नंबर जारी किया है। आपको बता दें कि 977985131680 और 977970910750। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक की है। ये बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक की है। आपको बता दें कि अलर्ट पर बिहार के 6 जिले, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। तो आपको बता दें कि नेपाल की चपेट में बिहार भी आने लगा है और बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ गए हैं और वहीं पर अलर्ट को लेकर उन्होंने मीटिंग बुलाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल में आज बुधवार को भीषण बाढ़ आई और बाढ़ के बाद नेपाल से बिहार आने वाली नदियां जैसे कोसी, गंडक, बागमती, कमला और बूढ़ी गंडक नदी में अचानक जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो इसको देखते हुए खतरा मंडराने लगा। इसी खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन नदियों के संबंधित जिलों को अलर्ट जारी कर दिया।
आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तत्काल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के लिए संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक कर यह जानकारी साझा की है। तो आपको बता दें कि बाढ़ को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। तिब्बत की ओर से आए अचानक पानी के सैलाब ने नेपाल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। लसुवा जिले के तिमोरे स्याबिफ्रुसी इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां बाढ़ ने घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक को नुकसान पहुंचा दिया। अब तक 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जब तक कई लोग अभी भी लापता बताए गए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल में बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। तिब्बत की तरफ से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसने देखते ही देखते नेपाल के रसुवा जिले में तबाही मचा दी। तिमोरे और स्याब्रुवेसी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के तेज बहाव में कई घर, सड़कें और पुल बह गए। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। अचानक आई इस आफत ने लोगों में दहशत फैला दी है। नेपाल फ्लैश फ्लड। नेपाल में बाढ़ का अलर्ट। रसुआ, तिमोरे, ढाडिड, नुवाकोट, गोरखा, चितवन, तनहू। बाढ़ का असर अब सिर्फ रसुआ तक सीमित नहीं है। त्रिशूली नदी के रास्ते सैलाब का पानी नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन की तरफ बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ में अब तक कितने लोग लापता? 105 भारतीय पर्यटक, 351 विदेशी पर्यटक, 93 नेपाली पर्यटक। बाढ़ के तेज बहाव में कई घर, पुल और सड़कें बह गई हैं। तिमोरे बॉर्डर इलाके में कस्टम ऑफिस और बाजार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं, जिससे करीब 430 मेगावाट बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। नेपाल में बाढ़ की चपेट में आने से 12 अस्पताल और 3 पुलिस स्टेशन बह गए। बाढ़ का प्रकोप इतना ज्यादा है कि नेपाल घूमने आए पर्यटक भी बाढ़ के बहाव में बह गए। अब तक का नुकसान, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग लापता, घर, पुल, सड़कें बर्बाद। हाइड्रो पावर पर संकट, 430 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित। बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी और नेपाल पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई सुरक्षा कर्मियों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। नेपाल में आई बाढ़ का असर अब भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी देखने को मिला है। बिहार में गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे बसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। नेपाल में आई इस अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। कई इलाकों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल सरकार राहत और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए है। वहीं भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी तरह अलर्ट मोड है। प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दिखा है नेपाल की बाढ़ का असर। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराजगंज की नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल से आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बहाव के चलते कई सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। सामने आए वीडियो में पानी के तेज बहाव को देखा जा सकता है कि किस तरीके से नेपाल में तबाही का मंजर देखा गया। और अब इसकी चपेट में
उत्तर प्रदेश का महाराजगंज भी आ गया है। आपको बता दें कि महाराजगंज में नेपाल की बाढ़ का असर देखने को मिला है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने इन टीमों को मौके पर तैनात किया है। कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं नेपाल में हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंडक नदी के जलस्तर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है और वहीं सोहगी बरवा क्षेत्र में पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल ढहता हुआ नजर आया है और ये बाढ़ का सैलाब, तबाही का भूमंजर जो नेपाल में देखा गया, अब उसकी चपेट में उत्तर प्रदेश का महाराजगंज भी आ रहा है, जहां पर नारायणी नदी में बाढ़ का जल स्तर बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी दिखा है नेपाल की बाढ़ का असर। आइए खबरों पर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देश भर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। ये बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के युवाओं को संबोधित करेंगे और खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 11 बजे ये संवाद करेंगे। तो आपको बता दें कि 8 लाख युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे। 1600 स्थानों पर जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक समय एक स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 लाख युवाओं से 1600 स्थानों पर जुड़ेंगे सुबह 11 बजे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। 11 बजे खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए 8 लाख युवाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई बहन के प्यार और विश्वास के त्योहार रक्षाबंधन पर दिल्ली और बिहार की महिलाओं को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल रही है। दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की गई। तो बिहार में भी महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़े फैसले का ऐलान किया गया। सरकारों का दावा है कि इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आगे बढ़ाने के नए अवसर देना है। यानी राखी के इस खास त्योहार पर सरकारों ने बहनों के लिए सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को मजबूत करने की पहल की है। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर दिल्ली और बिहार की महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है। कहीं बहनों के खाते में आर्थिक मदद पहुंचाने की तैयारी है तो कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के जरिए पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की गई है। वहीं बिहार में महिलाओं, बेटियों और छात्राओं के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को लेकर अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। लक्ष्मी योजना के तहत सीएम रेखा गुप्ता ने आज लाभार्थी महिलाओं के पहले ग्रुप को सर्टिफिकेट जारी किया है। तालकटोरा स्टेडियम में 2500 लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट जारी किया गया है। यानी ये 2500 महिलाएं लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए पाएंगी। इस योजना के लिए दिल्ली में 9.5 लाख से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। आने वाले दिनों में और महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस योजना का फायदा 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। 1 सितंबर को लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे पैसे आएंगे। जो 2500 योजना की प्रथम 2500 बहनें हैं उनको इस स्कीम के माध्यम से उनका अप्रूवल लेटर हम दे रहे हैं और इसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट और सीबीडीसी वॉलेट खोलने के बाद 1 सितंबर को उनके खाते में वो अमाउंट पहुंच जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली की बहनें खुश हैं और दिल्ली की बहनों के सम्मान की, सुरक्षा की और आत्मनिर्भरता का जो संकल्प हमने लिया था उसे हम पूरा कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस योजना को लागू करने में जो दिल्ली राज्य का मार्गदर्शन किया और जो दिल्ली राज्य को सहयोग दिया। दिल की गहराई से बहुत दिल्ली की सभी बहनों के लिए, दिल्ली की सभी बहनों की तरफ से इस राखी के त्योहार पे जो सहयोग हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं।
दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा, लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी। सीएम रेखा गुप्ता ने जारी की किस्त। ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। महिलाओं के खाते में पहुंचेगा पैसा। लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट। 26 अगस्त को पहली किस्त जारी। 1 सितंबर तक खाते में राशि। डीबीटी के जरिए होगा भुगतान। आवेदन की स्थिति जानें। लक्ष्मी योजना पोर्टल पर जाएं। आवेदन नंबर डालें। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर बिहार सरकार ने भी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का बड़ा ऐलान किया है। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बेटियों के लिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। कि बिहार की बहनें कैसे बिहार का तकदीर बदले, बिहार की समृद्धि का प्रतीक बने। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 125 साल के बिहार में समृद्ध बिहार बने, इसकी कल्पना की है साथियों। इसलिए पंचायत से लेकर प्रशासन तक महिलाओं की भागीदारी बिहार के बदलते समाज की तस्वीर है। नारी शक्ति की पूरी भागीदारी से समृद्ध बिहार और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। क्योंकि बिहार में बहनें बेटियां सुरक्षित रहे, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने, यही नए बिहार और समृद्ध बिहार की पहचान। बेटियों के लिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा। अभया बेट को 4700 स्कूटर और मोटरसाइकिल मिलेंगी। 1000 छात्राओं को 4 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। दिल्ली हो या बिहार, दोनों सरकारों का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर है। सरकारों का दावा है कि आर्थिक सहायता, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होंगी। रक्षाबंधन पर मिले इन तोहफों का मकसद सिर्फ मदद पहुंचाना नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है। आइए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं न्यूज़ टीवी इंडिया पर। तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। इस कचरे वाले ट्रक से इनका सामना होगा या नहीं, क्या पता। ये इस गंदे दरवाजे को छूकर निकलेंगे या बचकर, क्या पता। और कीचड़ मिट्टी में इन्हें कब कहां उतरना पड़े, क्या पता। लाइफ में कब क्या हो, क्या पता। इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ डेटॉल, जिसकी 12 घंटे प्रोटेक्शन मेरे परिवार को बचाए बीमारी फैलाने वाले जर्म से और रखे पूरे दिन प्रोटेक्टेड। डेटॉल, बी 100% श्योर। सुनो, एक बात कहें तुमसे, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हाँ, अरे मम्मी भी कहती हैं विनोद आजकल बड़ा खुश खुश रहता है। हमारी लाइफ में आने के लिए थैंक यू जी। क्योंकि तुम लाखों में एक हो, हर प्लम्बर की पसंद हो तुम। वेक्टस वाटर टैंक्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, 15 साल की गारंटी के साथ। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगना। अरे बैलाला सांग, थोडं फास्ट चल, मला एअरपोर्टला जायचं आहे। थँक्स। सेंटर फ्रूट, कशी जीभ वळवळली। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है।
आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण। इंदिरा आईवीएफ। ब्रेक के बाद स्वागत है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी मुकाबला तेज हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब योजनाओं और वादों के जरिए जनता के अलग अलग वर्गों को साधने में जुट गए। एक तरफ योगी सरकार महिला, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई फैसले ले रही है और अपनी उपलब्धियों को पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़े चुनावी वादों का ऐलान कर दिया। योगी सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, 25 लाख युवाओं को टैबलेट और गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार जैसे फैसलों को आगे बढ़ाया। वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने नारी समृद्धि सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया। यानी 2027 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि योजनाओं, वादों और सामाजिक समीकरणों की बड़ी परीक्षा बनने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार के वरिष्ठ सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटा है, वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच योगी सरकार ने महिलाओं, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। वहीं युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हरिद्वार तक बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। योगी सरकार लगातार युवाओं और रोजगार को अपना बड़ा मुद्दा बना रही है। सरकार का दावा है कि निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है। अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एक चैरिटी नहीं या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। इसको आगे बढ़ाना है, हर हाल में इसको आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास आज यहां पर हम सबके सामने हैं। और यही कारण है कि आज जो ये सुविधा यहां प्रदान की जा रही है, ये सुरक्षा से सम्मान तक, सम्मान से स्वावलंबन तक और स्वावलंबन से उस नेतृत्व की यात्रा है जहां पर हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने आप को पूर्ण आत्मनिर्भर महसूस करे। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी के जन्म पर खुशी हो, उसकी पढ़ाई पर निवेश हो, उसकी सुरक्षा पर भरोसा हो, उसके काम पर सम्मान हो, उसकी आय पर उसका अधिकार हो और उसके सपनों की उड़ान को पूरा एक इकोसिस्टम के साथ हम जोड़ सकें, इस दृष्टि से इसे हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो वहीं दूसरी समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को केंद्र में रखते हुए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना समेत कई बड़े ऐलान किए। अभी लैपटॉप की बात हुई है, 40,000 हर साल देने की बात हुई है। पहले भी साइकिल दी थी, भविष्य में भी साइकिल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंद किए हुए 26,000 प्राइमरी स्कूल पुनः शुरू किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट या परेशानी या असुरक्षा की भावना बेटियों के साथ आएंगी।
कि वो अपने गांव में नहीं पढ़ पाएंगी, दूसरी जगह जाएंगी। आंगनबाड़ी को लेकर के भी जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो ऐसे आंकड़े हैं कि अगर आप देखोगे तो खुद ही ताज्जुब कर जाओगे कि 10 साल की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने आंगनबाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। और न्यूट्रिशन मिशन पहले भी चला था, आने वाले समय में भी चलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीढ़ी में आदिवादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक हर दल मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटा है। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान हर वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए सरकार और विपक्ष की ओर से एक के बाद एक योजनाओं और बड़े ऐलानों का सिलसिला जारी है। एक तरफ योगी सरकार अपने कामकाज और योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य आगे लेकर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने लगातार 2 चुनावी हार के बाद सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने भी 2027 से पहले महिलाओं के लिए नारी समृद्धि सम्मान योजना जैसे बड़े चुनावी वादे का ऐलान कर दिया है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि योजनाओं, वादों और सियासी रणनीतियों की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। दोनों खेमे अपने अपने काम और वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हर वर्ग के मतदाता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसला मतदाता के हाथ में है। जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, किसके काम को बेहतर मानती है और किसे अगले 5 साल के लिए सत्ता की जिम्मेदारी देती है, इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टीवी इंडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार। तेजाब, मंद अग्नि या अपच,